ओके, हम जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने तकरीबन बहुत सारे ऑपरेटर्स के फार्मूला भी डिज़ाइन कर लिए इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिपेंडिंग के वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल से मुराद है कि उसके एक्सिस जिस भी शेप की हो, अगर उन एक्सिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। सो इस तरह की कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। सो अब हम कोई एक एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे जो कि इस नेचर का होता है। और एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इस नेचर के हैं उनमें से पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब बेसिकली हम सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज हमारे पास नेचर में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री फॉलो करती हैं। ठीक है, ऐसी भी चीज़ें हैं जो स्फेरिकल सिमेट्री फॉलो करती हैं, उसको हम देखेंगे बाद में जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। अभी हम सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। अब सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से है, उसको समझने के लिए मैं पहले डिस्कस करूंगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, क्योंकि उसको ज्योमेट्री उसकी समझना कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन मैथमेटिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा इजी है। ठीक है, सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पहले बात करते। उसके हवाले से मैंने आपको एक सवाल दिया था एक पहेली के तौर पर कि एक फर्ज करें एक हंटर है जो कि, अगेन मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। मैंने कहा था कि एक हंटर है जो कि अपने टेंट में से निकलता है, 3 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, और उसके टेंट के पास जो बेयर मौजूद है उसको वो फायर मार के मार देता है। तो बताएं बेयर का कलर क्या था? अब इस अगर आप चीज़ को देखो, इस ज्योमेट्री को देखो, तो देखें हमने कहा था कि बंदा स्टार्ट यहाँ से हुआ है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और यहाँ तक पहुँचा, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो अभी उस हंटर के दरमियान और उसके टेंट के दरमियान ये डिस्टेंस है। अगर हम 3-3 किलोमीटर ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस अभी 3 किलोमीटर है, तो वो अपने टेंट से 3 किलोमीटर दूर है। हाउ कैन ही किल द बेयर? ठीक है, तो हमें लगता है कि शायद ये सवाल ही गलत है। तो उसका जवाब है कि नहीं, ये सवाल गलत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिमिट कर रहे हैं। हम लिमिट ये कर रहे हैं कि हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो पूरी एक एग्जांपल हो गई जब हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर किया था। अब फर्ज करें कि आप वही हंटर जो है वो अर्थ के सरफेस पे है। ठीक है, अर्थ को बना देते हैं सॉरी, अर्थ के सरफेस पर है। ठीक है, नाउ दिस इज अर्थ। ठीक है, ओके। अब हंटर जो है फर्ज कर ले कि अगेन यहाँ से स्टार्ट होता है इस पॉइंट से। ठीक है, तो 3 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है यहाँ पर, और उसके बाद इस पॉइंट से वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ को जाता है। तो याद रखें कि अगर अब मैं इस तरह से 3 किलोमीटर ईस्ट ड्रॉ करूंगा तो ये गलत ड्राइंग है। अब अर्थ के सरफेस पे 3 किलोमीटर ईस्ट का मतलब है कि हंटर कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ तो एक स्फेरिकल शेप में है। सो अगर हमें अर्थ के सरफेस पे ईस्ट को जाना है तो बेशक हम
जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन क्योंकि अर्थ का सरफेस ही स्फेरिकल है तो हम ना चाहते हुए भी स्फेरिकल शेप में घूम रहे हैं, मतलब हम घूम रहे हैं, बेशक हम स्ट्रेट जा रहे हैं फिर भी हम घूम रहे हैं। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर चलने के बाद अगर हंटर दोबारा से नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, ये देखिए, तो वो वापस अपने पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है और वो बियर को मार सकता है, ठीक है। ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर आप यहाँ पर ये ड्राइंग बनाएं तो फिर भी वो एक पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। ऐसा तभी मुमकिन है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो बुनियादी तौर पर नॉर्थ पोल हो, एंड एग्जैक्टली नॉर्थ पोल अगर होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि नॉर्थ पोल पर एक ही तरह का एक ही तरह के बियर्स वहां पर सरवाइव करते हैं पोल्स के पास, जिसको हम पोलर बियर कहते हैं, एंड पोलर बियर वुड बी वाइट इन कलर। अब आप देखें हुआ क्या, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने अगर वही मेजरमेंट की थी तो हम सेम पॉइंट पर नहीं पहुंचे थे, जबकि जब हमने एक दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब एक स्फीयर के ऊपर ऊपर जब हमने मेजरमेंट की थी तो हमारी जो एंड रिजल्ट आया था वो डिफरेंट आया था। इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी अर्थ के सरफेस पर हमेशा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही मेजरमेंट करता रहूं तो मेरी मेजरमेंट्स गलत होंगी, क्योंकि मेरा जो क्या कहते हैं, मेरी जो ओरिजिनल ज्योमेट्री है मैं उसमें मेजरमेंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहा हूँ। और यही मेरा मतलब था जब मैं आपको कह रहा था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इजी तो बहुत होते हैं लेकिन ये नेचुरल नहीं होते, क्योंकि हमारी अर्थ का सरफेस इटसेल्फ रेक्टेंगुलर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट। इसी वजह से हमें ज़रूरत पेश आई कि हम मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें, और उस मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो बड़े मशहूर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पहले पढ़ते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बाद में पढ़ेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इस तरह कैसे देखते हैं कि ये देखें जी, 3 एक्सिस होंगी, ठीक है, और उसमें 3 प्लेन्स होंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये देखें कुछ इस तरह से 3 एक्सिस होंगी और 3 प्लेन्स होंगे, दैट्स ओके। ये देखें 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जी एक्सिस और 3 प्लेन्स। ये देखें जो है हमारे पास ब्लू प्लेन है दैट इज एक्स वाई प्लेन, ये जो रेड प्लेन है दिस इज एक्स जी प्लेन, एंड ग्रीन प्लेन इज वाई जी प्लेन, ठीक है। आप देख सकते हैं प्लेन्स कैसे ड्रॉ करने, आप उनको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप फर्ज करें कि आप ये ग्रीन वाली शीट देखें। अब ग्रीन वाली शीट पर आप अगर अपने आप को महदूद कर लें कि ग्रीन शीट पर ही रहना है, ग्रीन शीट से बाहर नहीं जाना, तो देखिए ग्रीन शीट पर आप जितना भी मूव करें आपकी वाई की वैल्यू भी चेंज होगी, ऊपर को मूव करते जाएंगे तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, ये इस तरफ को मूव करते जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन आप ग्रीन शीट पे कहीं पर भी चले जाएं आप ये समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 ही रहेगी हर जगह पर, ठीक है। सो हम प्लेन्स किस तरह से जाहिर करते हैं कि फॉर एग्जांपल वाई जी प्लेन, हम उसको प्लेन को कहते हैं जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हो, हम एक्स जी प्लेन उसको कहते हैं जहाँ पर वाई की वैल्यू 0 हो, और हम एक्स वाई प्लेन उसको कहते हैं जहाँ पर जी की वैल्यू 0 हो, ठीक है। सो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर 3 डायमेंशनल है तो 3 एक्सेस होती हैं और 3 सरफेसेस होते हैं। सो अब हम जरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, चलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। अब ये देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें कहता क्या है। देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें ये कहता है कि अगर
आपको एक पॉइंट को लोकेट करना है, किसी भी जगह पर एक पॉइंट को लोकेट करना है, तो उसके दो तरीके, एक तो पहले आप एक्स में कुछ स्टेप चलें, जैसे कि मैं बता देता हूँ फिर से। ये देखिए किधर गया किधर गया किधर गया, ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास सिम कोऑर्डिनेट सिस्टम है। चले लोड हो जाए, ये देखिए, अगर मुझे ओरिजिन से पॉइंट पी तक जाना है तो उसका क्या मतलब है कि मुझे कुछ स्टेप्स एक्स एक्सिस में चलना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, सॉरी, कुछ स्टेप्स हमें एक्स में चलना है, उसके बाद जिस पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं उसके बाद उस पॉइंट पर कुछ स्टेप्स हमें वाई में चलना है, और उसके बाद हमें कुछ स्टेप्स जी में चलना है, तो मैं पी पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं कि हमें हमेशा लाजमी नहीं कि हम इसी पैटर्न को फॉलो करें कि कुछ स्टेप्स एक्स में फिर वाई में कुछ जी में चले, हमारे पास और भी तो तरीका हो सकता है। वो क्या तरीका हो सकता है कि हम चले कुछ स्टेप्स, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है जिस पर हमने पहुंचना है, ठीक है, हम कुछ स्टेप्स चले एक्स में, ठीक है, और फिर इसी वेक्टर को हम रोटेट कर दें, थ्रू एन एंगल थीटा और यहां तक लें, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक्स में चलने के बाद वेक्टर के हेड से आगे वाई में चलना शुरू नहीं किया, बल्कि हमने एक्स में चलने के बाद उसी वेक्टर को रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल थीटा, और अब जब हम इस एंगल थीटा पर पहुंच चुके हैं, सो इस पॉइंट के बाद फिर हम जी एक्सिस में ऊपर चले जाए, ठीक है। सो हम फिर भी उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे एक्स वाई जी में जाने की बजाय, ठीक है। सो हमें यहां से पता क्या चला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम सीधे सीधे जाएं एक्स वाई जी, इस तरह से जाने की बजाय हम ऐसे भी जा सकते हैं कि हम स्ट्रेट जाएं और उसके बाद अपना वेक्टर रोटेट कर दें और फिर ऊपर चले जाएं, तो फिर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। इस वजह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम कहते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को समझना इसलिए ज़्यादा आसान है स्फेरिकल की निस्बत, क्योंकि सिलेंड्रिकल में बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं एक्स और वाई के बजाय, ठीक है, जबकि स्फेरिकल में तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, ठीक है। सो हमें समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, नहीं हो। सो हम कहते हैं कि जी ये हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसकी भी कुछ एग्जांपल होती है, मिसाल के तौर पर कुछ वेव्स, वेव गाइड्स के तौर पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल होते हैं, और भी कुछ है, मैं आपको एग्जांपल देखूंगा कि फिजिकल एग्जांपल्स और क्या बताई जा सकती है। फिल वक्त आप ये जान लीजिए कि हमारे पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है, और ये आपकी किताब में उसको दिखाया गया है, मैं आपको इस बार ये बयान किया गया, ठीक है। सो कहा ये गया है कि अब हमारे पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है नए कोऑर्डिनेट्स। सो हमारे पास जो तीन जनरल कोऑर्डिनेट्स थे उसमें अब हमारे पास जनरल नहीं, उन जनरल का कोई ना कोई नाम हो गया है, और उसके नाम है रो फाई जी, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उनके नाम होते थे एक्स वाई जी, अब हमारे पास नाम है रो फाई जी, मतलब अब जो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स है उनका एक का नाम है रो, दूसरे का नाम है फाई, तीसरे का नाम है जी, ठीक है। और उनकी लिमिट्स बता दी गई कि रो जो है वो बेसिकली जीरो से लेके पाई तक हो सकता है। सो बेसिकली रो है क्या, रो बेसिकली सिलेंडर का रेडियस है। अब आप बात करेंगे कि सिलेंडर में रेडियस कहाँ से आ गया, तो फिर से वो तस्वीर देखते हैं। देखिए सिलेंडर का एक ये होता है सर्कुलर फेस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है सर्कुलर फेस है तो कोई ना कोई उसका रेडियस भी होगा, तो यहाँ पर रो जो है वो बेसिकली सिलेंडर का रेडियस है,
ठीक है, सिलेंडर के सर्कुलर फेस का रेडियस है। तो हम ये कहना क्या चाह रहे हैं कि सिलेंडर जो है वो जीरो से लेके, मतलब जीरो रेडियस से लेकर इन्फिनिट रेडियस तक कितने भी रेडियस का हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप एक आम सी बात देखें कि एक वायर जो होती है उसका रेडियस कम होता है, एक अगर आप बोर्ड मार्कर देखें उसका रेडियस वायर से थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर आप एक परफ्यूम की बोतल देखें जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप हो तो उसका रेडियस उससे भी ज़्यादा होता है, और इसी तरह आप बढ़ाते चले जा सकते हैं। एक जो गैस वाला सिलेंडर होता है उसका रेडियस उससे भी ज़्यादा होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितने भी सिलेंड्रिकल शेप्स हैं उनका रेडियस जो है वो उसके सर्कुलर फेस का होता है। ठीक है, इस वजह से इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एक फेस जो है वो सर्कुलर फेस होता है। ठीक है, ओके, ये हो गया। दूसरी बात हो गई फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज बेसिकली उसका एंगल, उसके सर्कुलर फेस का एंगल। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप इस फिर से इस सर्कुलर फेस को देखें, आपको कहें कि जी इस फेस का एरिया निकालो, तो आप सिंपली कर दोगे पाई आर स्क्वायर। सो बेसिकली पाई कहाँ से आया? पाई इज बेसिकली एंगल इन रेडियंस। ठीक है, कि कितना एंगल स्वीप किया जाए उस रेडियस को तो एरिया आएगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज पाई रेडियंस एंगल, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो थीटा फाई है वो बेसिकली हमारे पास एंगल है। और एंगल की रेंज क्या है? 0 से लेकर 2 पाई तक। मतलब एंगल कितना हो सकता है? मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 2 पाई डिग्री। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दूं, देखिए फॉर एग्जांपल ये है रेडियस। ठीक है, तो यहीं पर एंगल होगा 0 डिग्री, और मिसाल के तौर पर यहाँ पर एंगल हो जाएगा पाई रेडियंस। ठीक है, और घूम के जब वो वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा तो उसका एंगल हो जाएगा 2 पाई रेडियंस। ठीक है, सो 2 पाई रेडियंस से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 2 पाई रेडियंस से ज्यादा जाएगा तो वो फिर से बेसिकली 0 से स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 0 to 2 पाई ही होती है। फिर हमारे पास होता है तीसरी चीज जी। ठीक है, जी जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है। सो हाइट ऑफ सिलेंडर भी आप देख सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर से मुराद है ये वाली चीज कि कितना लेंथ कितनी है सिलेंडर की। वो भी आपको पता है जितनी मर्जी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब जेड एक्सिस पे वो नीचे की तरफ भी जा सकता है, जेड से नीचे भी जा, जीरो से नीचे भी जा सकता है और जीरो से ऊपर भी जा सकता है। पॉजिटिव में भी उसकी लेंथ इंक्रीज करती जा सकती, नेगेटिव में भी उसकी लेंथ इंक्रीज करती जा सकती। ठीक है, सो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए। और अब हमें चाहिए कन्वर्जन इक्वेशंस। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आप ये तस्वीर दोबारा से देख लें, ये वाली तस्वीर देखिएगा, इस सॉरी किधर गया, इस हिस्से को देखिएगा और से। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो तस्वीर मैं इंटरनेट पर देख रहा हूँ इसमें रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि हमारी किताब में रेडियस को किया गया है रिप्रेजेंट रो से। कोई फर्क नहीं पड़ता, कई किताबें आर थीटा जी लेती हैं, कई किताबें रो फाई जी लेती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ज्यादा जरूरी होगा। देखिए उसने यहाँ पर नीचे मेंशन भी किया, फॉर इंस्टेंस आर्फकन फॉर इंस्टेंस यूजेस रो फाई जी वाइल बायर यूजेस आर थीटा जी। ठीक है, तो उसने कहा कि दोनों नोटेशंस ठीक है, आप आर थीटा जी लें या रो फाई जी लें, ठीक है। उसने उसने आर्फकन की ही मिसाल दी, आर्फकन जिसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये आर्फकन की किताब है, इसने रो फाई जी लिया है। ठीक है, तो आप इसी को जहाँ पर कहीं पे अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा जी मिल जाए तो आपने वही समझ लेना है कि ये रो फाई जी की जगह पर ही है। ओके, खैर इस हिस्से को देखें। देखिए ये है रेडियस आर, और रेडियस आर का एंगल जो एक्स के साथ है वो है थीटा। ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप देखें एक्स साइड जो है वो आर
cos थीटा साइड है और y साइड जो है वो r sin थीटा साइड है। तो अगर मैं वहां पर किताब पर वापस जाऊं तो मैं कन्वर्जन इक्वेशंस लिख सकता हूं कि यहाँ पर लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू रो cos फाई और y इज इक्वल्स टू रो sin फाई, ठीक है। और z इज इक्वल्स टू z, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में z z ही है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू रो cos फाई और y इज इक्वल्स टू रो sin फाई। तो अगर ये हो गई हमारी कन्वर्जन इक्वेशंस, ठीक है। और ये हो गई हमारी इनवर्स कन्वर्जन इक्वेशन, सॉरी। दोबारा से लिख देता हूँ, x is equals to rho cos phi, y is equals to sin phi and z is equals to z, ठीक है। ओके, और ये वाली जो हमारे पास है दीज आर बेसिकली इनवर्स कन्वर्जन इक्वेशंस। तो अगर आप देखें, अगर आपको रो की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो इन दोनों इक्वेशन में से, इन दोनों इक्वेशन, सॉरी, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है x इज इक्वल्स टू रो cos फाई और x इज इक्वल्स टू रो sin फाई, इन इक्वेशन में से अगर आपको रो की वैल्यू निकालनी हो तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर, दोनों कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, तो आप स्क्वायर रूट दूसरी साइड पर ले जा सकते हैं, सो रो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह फाई की वैल्यू निकालनी हो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, सो फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इनवर्स कन्वर्जन इक्वेशन। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है, ठीक है। ओके, एक और भी तरीका है जिससे आप कोऑर्डिनेट्स के दरमियान निकाल सकते हैं कि क्या है रिलेशनशिप क्या है, और वो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था जेकोबियन यूज करके, ठीक है। सो जेकोबियन पे वापस आते हैं। जेकोबियन, ठीक है, ये देखें, लेफ्ट साइड पर आपने एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, राइट साइड पर आपने रो फाई जी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और उनके दरमियान आपने वो कर देना है, जेकोबियन बना देना है, एंड वी विल हैव व्हाट इज द कन्वर्जन रेट, ठीक है। और ये आपको सर्कुलर के लिए सॉल्व करके दिखाई गई है, सो आप जेकोबियन यूज कर सकते हैं, यानी हम उस पर हम बाद में आएंगे, हम अभी अपना टाइम जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पर स्पेंड करें। हमने इक्वेशंस निकालनी, कन्वर्जन इक्वेशंस निकालनी, और इनवर्स कन्वर्जन इक्वेशंस भी निकालनी, ठीक है। वही इन्वर्टिंग द प्रोसेस के x is equals to rho cos phi और y is equals to rho sin phi, z is equals to z. The z-axis remains. This is okay. According to equation 2.5, or from the length element dsi, the scale factors are. ठीक है, अब आप स्केल फैक्टर्स निकाल सकते हैं h1, h2 और h3, जिनको नाम दे दिया गया h रो, h5 और hz। आप इक्वेशन 2.5 यूज कर सकते हैं या आप dsi फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2.5 जरा देख लेते हैं। इक्वेशन 2.5 हमें क्या कहती थी, इक्वेशन 2.5 हमें ये कहती थी डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा समेशन आई जे जी आई जे डी क्यू आई डी क्यू जे, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यूज थी, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ये वाली इक्वेशन 2.8 यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो ये वाली वैल्यू यूज करके आप डी एस आई की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से भी, और ये वाली इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं। आप बेसिकली क्या करेंगे, आर की विद रिस्पेक्ट टू इट्स कोऑर्डिनेट कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एच आई क्यू आई, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो आपके पास आया, किधर गया वर्ड,
हमारे पास आर वेक्टर बराबर हो गया आर वेक्टर बराबर था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, आप इनके ऊपर यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप क्या करें, एक्स वाई जे की वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे से। एक्स वाई जे की वैल्यूज आपको लिख के दे दी गई हैं। ये देखिए, ये है एक्स वाई जे की वैल्यूज। ठीक है, और वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा रो 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 कॉस फाइव आई यूनिट वेक्टर प्लस रो साइन फाइव जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये होगी आर की वैल्यू। सो आपको कहा गया था कि आप फाइंड आउट करें पार्शल आर ओवर पार्शल क्यू आई। मतलब क्यू आई जो है वो कोऑर्डिनेट्स है, और आई का मतलब है जो भी नंबर हो कोऑर्डिनेट का। ठीक है, सो लेट मी राइट। सो हमें कहा गया था पार्शल आर ओवर, फॉर एग्जांपल मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ पार्शल आर ओवर पार्शल रो। ठीक है, पार्शल आर ओवर पार्शल रो अगर मैं फाइंड आउट करूं तो देखिए ये आएगा cos फाइव आई यूनिट वेक्टर प्लस cos फाइव जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो कहा ये क्या था कि दिस वुड बी इक्वल टू एच आई मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर। अब मुझे पता है कि cos फाइव आई प्लस cos फाइव जे इज इक्वल टू रो यूनिट वेक्टर इटसेल्फ। ये तो ये पूरी वैल्यू जो है वो रो यूनिट वेक्टर के बराबर होती है। सो यहाँ से हमें पता ये चला कि एच रो इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा चले आगे चलते हैं। अगेन मैं पार्शल आर ओ पार्शल पार्शल रो की बजाय अब मैं कर लेता हूँ पार्शल फाइव। अब जरा देखिएगा, फिर से ऊपर वाले का मैंने डेरिवेटिव लिया तो वो आ जाएगा माइनस रो साइन फाइव। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर प्लस रो कॉस फाइव जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये देखिए ये लिखा जा सकता है इक्वल टू रो कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा देखिए कॉस फाइव जे यूनिट वेक्टर माइनस साइन फाइव आई यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये जो ब्रैकेट वाली अंदर वाली सारी चीज है दिस इज बेसिकली फाइव यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रो and this is 5 यूनिट वेक्टर। सो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि
This implies that h phi equals to रो. सो जो स्केल फैक्टर है एच फाइव का वो रो है, एच रो का 1 है, और सिमिलरली एच जी का भी 1 है. ये आप अब कैलकुलेट कर सकते हैं तीसरा डेरिवेटिव, कोई ऐसा मसला नहीं. ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि अब ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल भी हैं. सो रो डॉट फाइव, फाइव डॉट जी, जी डॉट रो, ये तीनों जीरो होंगे क्योंकि ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं. सो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. और ये जनरल पोजीशन वेक्टर है, ये जनरल वेक्टर है, और ये लेंथ एलिमेंट है. ये सच इसी तरह से है. ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं. अब आपने करना क्या है कि आपने, आपके पास स्केल फैक्टर्स आ गए. ठीक है, आपके पास x इन टर्म्स ऑफ रो फाई आ गया, आपके पास फाई इन टर्म्स ऑफ दिस आ गए. ठीक है, तो ये सारे अब आपके पास आ चुके हैं. अब आपने करना क्या है, सिर्फ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल में से सिर्फ एक चीज करनी है आपको. अब ये देखिए हमने किया क्या था, जर्नल करने से हमें फायदा ये हुआ था कि हमारे पास फार्मूला सारे बन के आ चुके हैं. अब आपने क्या करना है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल के जो हमने जनरल फार्मूला बनाए थे, ये वाले, ये देखिए, ये ग्रेडियंट का फार्मूला, ये यहाँ पर हमने डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस का फार्मूला, ये लैप्लाशियन का फार्मूला, और नीचे एंड पे कर्ल का फार्मूला, ये वाला कर्ल का फार्मूला. ठीक है, आपने इनमें से ये वाला उठाना है, ये वाला फार्मूला उठाना है, और इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के जरिए. अब आपको पता चल गया कि Q1 बेसिकली रो है, Q2 फाइव है, और Q3 Z है. और H1, H2, H3 की वैल्यूज भी आपको पता है. H1 की वैल्यू 1 है, H2 की वैल्यू रो है, H3 की वैल्यू 1 है, तो सारी वहाँ पे आ चुकी है. ठीक है, सो ये आपने वैल्यूज लिखनी है यहाँ पर, और ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला निकाल के दिखाना है. ठीक है,